Hello students, welcome to the world of Physics Gyan. From today, we are going to start CBSE class 9th Physics. As you all know, in class 9th, you are having 5 chapters. The first one is motion, the second one is force and laws of motion, the third one is work, energy and power, the fourth one is gravitation and buoyancy, and the fifth one is sound. So, from today, I am going to start chapter 1 in physics and chapter 8 in science. That is motion. That is motion. What is motion? अब बताइए क्वेश्चन क्या होता है? What is motion या why we are going to study motion? क्या करना है आपको? यहाँ पर आपकी फर्स्ट क्लास है, सो आपको बता दें यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन व्हाट इज मोशन नहीं, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन ये होगा. और अगर हम वाई वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन समझ गए तो व्हाट इज मोशन अंडरस्टूड हो जाएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं मोशन. ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी डे टू डे लाइफ से. यहाँ पर क्या है, आपको बर्ड फ्लाई करते हुए दिखाई दे रही है. ठीक है, बताइए ये बर्ड मोशन में है? आप क्या कहोगे? यस सर मोशन में है. कैसे? सर मूव कर रही है. ठीक बच्चों, ये ट्रेन मोशन में है? यस सर मोशन में है. कैसे? सर मूव कर रही है. ठीक, चलो बच्चों यहाँ देखो, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन में है? यस सर मोशन में है. क्यों? प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. ठीक, ये देखिए ये वॉल मोशन में है. इस वॉल के पास किसी तरह का मोशन है? नो सर. सर ये रुकी हुई है, रेस्ट पे है. कैसे बताया रेस्ट पे है? कैसे बता लोगे आप रेस्ट पे है? ठीक है, ये रेस्ट पे कैसे है, कैसे बताओगे? सर क्योंकि ये मूव नहीं कर रही है. अच्छा मूव नहीं कर रही है तो इसके पास किसी तरह का कोई मोशन नहीं है. आपने सिर्फ और सिर्फ इस पूरी की पूरी वॉल को देखा है ना, तो आपको ये रुकी हुई दिखाई दी. अगर इस वॉल को जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनाया गया है, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उन चीज़ों के बारे में स्टडी करो तो आपको दिखाई देगा कि सर यहाँ पर तो छोटे छोटे एटम्स हैं और हर एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. बताओ बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना. और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो मोशन में है, और मोशन में है दैट मीन्स किसी न किसी तरीके से इस वॉल में भी मोशन है. ठीक है, पानी फ्लो करता हुआ दिखाई देता है, मोशन में है. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो ब्लड भी क्या है, मोशन में है. ठीक, अगर हम लोग अपनी बात करें, अब बात आती है हम यहाँ पे अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए. अब हम क्या है, मोशन में, रेस्ट में? सर रेस्ट में. कैसे? क्योंकि हम खड़े हुए हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं इसलिए रेस्ट में. कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो मोशन हमसे जुड़ा हुआ है. कैसे? बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. अदरवाइज हम कहाँ पर हैं? अर्थ के ऊपर. अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मोशन में है अर्थ. और अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ मोशन में है तो अर्थ के ऊपर मौजूद हर एक चीज़ मोशन में है. तो बताइए कैसे हम कह सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं? ठीक है, तो ये थी बात आधी अधूरी, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो वो मोशन में है. बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. कंप्लीट डेफिनेशन तब प्रिपेयर होगी पूरी जब हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होगा, जिसमें से फर्स्ट आता है पोजीशन, सेकंड ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट या फिर सराउंडिंग. ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है सर पोजीशन क्या है. ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को फिर से करेंगे, पहले इसको करते हैं फिर यहाँ से रिलेट करते हैं.
ठीक है सर, पोजीशन क्या है? ठीक है, आपकी मदर ने आपको बोला जाकर रूम के अंदर से बॉक्स उठा लाओ। अब रूम में बहुत सारे बॉक्स रखे हैं, मम्मी ने कौन सा बॉक्स आपसे मंगाया है? कैसे पता चलेगा? जब तक मम्मी आपको बताएंगी नहीं कि बेटा वो पर्टिकुलर बॉक्स लाना है जो उस जगह पर रखा है। तो वो उस जगह का मतलब उस लोकेशन की बात की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब लोकेशन की बात की जाती है तो वो लोकेशन क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है। याद रखना, वो बॉक्स को आपके भाई ने वहाँ से खसका कर कहीं और रख दिया, शिफ्ट कर दिया कहीं। ठीक है, मम्मी ने बोला था कि बेटा वो वाला बॉक्स पहले वहाँ रखा था, अब वहाँ रखा है, तो वहाँ पे जाके देखो। ठीक है, क्योंकि आप जब वहाँ पर गए तो आपको नहीं मिला, तो मम्मी ने बताया कि वहाँ रखा होगा शायद, क्योंकि आपके ब्रदर ने उसे शिफ्ट किया था। तो जब ब्रदर ने आपके उसको शिफ्ट किया था तो मम्मी ने आपको लोकेशन बताई ना कि वहाँ जाके देखो। तो वो लोकेशन क्या थी? उसकी पोजीशन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोकेशन क्या है? लोकेशन ही हमें पोजीशन बताती है। तो पोजीशन इज़ व्हाट? लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। अगर लोकेशन में चेंज आ रहा है तो पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक। सेकंड, रेफरेंस या फिर ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर रुक गए। ठीक है, हम वहाँ से यहाँ पे आए, हमारी पोजीशन में चेंज हुआ, कैसे बताएंगे? जब यहाँ की पोजीशन को अपनी इनिशियल पोजीशन के से कंपेयर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी पोजीशन में चेंज आया है। ठीक, तो वो हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वो कैसे बताई गई? हमारे ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखिएगा कि ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कार एक जगह से दूसरे जगह गई, आपने बताया उस कार की पोजीशन चेंज हुई ए से बी तक, तो कैसे ए से बी तक बोला? ए को यानी आपने उसका क्या माना? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन माना, तभी तो आपने बताया कि ए से बी तक उसकी पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, तो याद रखना कि ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो इनिशियल पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी चीज़ की चेंज इन पोजीशन को बताओगे। ठीक है, और सराउंडिंग भी यही है कि जब आपके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में आप किसी पोजीशन में चेंज को बताते हो तो वो क्या है? वो सारी चीज़ें आपके चारों तरफ मौजूद चीज़ें क्या हो जाती हैं? आपकी सराउंडिंग हो जाती हैं। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक गलत हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि जब हम लोग बात करते हैं मोशन को बताने की तो अब इन सब को यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे कि मोशन क्या है? तो अब कंप्लीट डेफिनेशन हम बताएंगे किसके टर्म्स में? पोजीशन के टर्म्स में, ओरिजिन या रेफरेंस या सराउंडिंग के टर्म्स में। ठीक है, और यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कौन? टाइम। क्यों? बिकॉज टाइम तो कभी नहीं रुकता, तो टाइम तो चेंज हो रहा है, यानी ये जो चीज़ों में चेंज आना है ये टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर टाइम के साथ ये चीज़ें चेंज होंगी तभी जाके डेफिनेशन कंप्लीट हो पाएगी मोशन की। अगर टाइम के साथ ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं तो रेस्ट। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल पे। कौन सा था? बर्ड का। बर्ड फ्लाई कर रही है, आपने कहा मोशन है। क्यों बर्ड के पास मोशन है? बिकॉज बर्ड के पास मूवमेंट है। अब चीज़ें स्टडी करने के बाद आप कैसे डिफाइन करोगे? बर्ड इज़ इन मोशन। क्यों? बिकॉज बर्ड इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन। Bird is changing its position with respect to some origin point या reference point और with respect to its surrounding with time। किसके साथ? टाइम के साथ। जब ये बर्ड अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के,
विद टाइम, तो ये बर्ड क्या कहलाएगी, मोशन में, अदरवाइज रेस्ट, अदरवाइज रेस्ट। ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से मूव करके जा रही है, ठीक है, ये ट्रेन मूव करके जा रही है, कुछ हमने एक इसका क्या ले लिया, ओरिजिन पॉइंट ले लिया। अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में चेंज आता हुआ दिख रहा है, और अगर पोजीशन में चेंज आता हुआ दिख रहा है दैट मीन्स ये पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस पॉइंट। तो ये क्या हो गई, ट्रेन मोशन में, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट, ठीक। प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, तो वो क्या कर रहे हैं, पोजीशन में चेंज ला रहे हैं अपनी विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। अगर टाइम के साथ इनकी पोजीशन में चेंज ना होता तो हमारा एक साल 365 डेज में कंप्लीट नहीं होता। 365 डेज का मतलब क्या हुआ कि अर्थ को एक पूरा का पूरा कंप्लीट सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन करने में 365 डेज लगते हैं, यानी कि अर्थ जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पर घूमकर वापस आने में उसे 365 डेज लगे। तो टाइम तो चेंज हो रहा है और उसकी पोजीशन में भी चेंज हुआ, ठीक। तो पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस पॉइंट या फिर सराउंडिंग विद टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। तो अब बताइए डेफिनेशन क्या होगी मोशन की, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन with time, then the body is said to be in the state of motion। तो रेस्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, if body is not changing its position with respect to its surrounding or with respect to any reference point या फिर origin with time, then the body is said to be in the state of rest। याद रखिएगा कि जब भी बॉडी रेस्ट पे कहलाएगी तो कब, अगर आपने एक बुक को बेड पे छोड़ दिया या अपनी स्टडी टेबल पे छोड़ दिया, वो बुक आप जब 2 आवर्स के बाद भी स्टडी टेबल पे पहुंचो और वो बुक वहीं पर आपको रखी हुई दिखाई दे, ठीक है, उसकी पोजीशन में टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ द बुक और विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, देन वो बुक क्या कहलाएगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो यहां से आपको मोशन और रेस्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगर हम लोग एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लें, देखिए पीछे ये एक एरोप्लेन आपको फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, मान लो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो ए उसका ओरिजिन हो गया, बी उसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो जो ए पॉइंट है वो उसका रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भी प्लेन की पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। नीचे देखो खड़े हुए बच्चों को भी वो प्लेन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो जब वो उनको प्लेन मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि उनके अकॉर्डिंग प्लेन मोशन में है, लेकिन अब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें अभी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो वो क्या बोलेंगे, प्लेन मूव कर रहा है दैट मीन्स वो मोशन में है। आप बोलोगे प्लेन देखो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अपनी सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, इसलिए वो मोशन में है। अगर वो प्लेन वहीं पे खड़ा रहता, रेस्ट की स्टेट कैसी कहलाती, अगर वो प्लेन वहीं पर टिका रहता है, ऐसी हवा में लटक जाता, ऐसे लटका हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, वहीं पे है, तो ना उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है ना टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर वो अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है तो इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ आपको, पोजीशन क्लियर है, रेस्ट एंड मोशन क्लियर है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर भी हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़कर ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो यहाँ पर ये बच्चा, ठीक है, यहाँ से मूव करके उसे सी पॉइंट तक जाना है। वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और यहाँ से फिर वहाँ पहुँचना है उसे। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। तो जब ए से सी तक पहुँचा तो उसने कहाँ से कहाँ तक चला? पहले ए से बी तक चला, फिर बी से सी तक गया है। ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया है। तो टोटल पाथ लेंथ उसकी कितनी थी? जो जितना उसने चला है वो कितना था? ए से बी प्लस बी से सी। क्लियर? राइट। सो अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इज व्हाट? क्या है अब? द पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, द पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप अपने घर से ही बात करो। आप अपने घर से अगर पार्क जा रहे हो तो आप जितना भी पाथ लेंथ चलकर पार्क तक पहुंचे अपने फ्रेंड्स के पास, वो पूरी की पूरी पाथ लेंथ क्या हो गई आपकी? डिस्टेंस। आपकी मदर ने आपसे बोला जाके शॉप से कुछ सामान ले आओ, तो आप शॉप तक गए तो पाथ ट्रैवल करके गए, दैट पाथ ट्रैवल्ड इज योर डिस्टेंस। याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी पाथ लेंथ हम ट्रैवल करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, ये पर्सन देखिए ए से बी तक गया, ठीक है, और बी से फिर सी तक गया। पहले ए से बी तक गया, फिर उसी पाथ पे वापस गया कुछ डिस्टेंस सी तक। तो अब इसका पाथ लेंथ क्या हो गया? तो ए से बी प्लस बी से सी, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन सी है, चला था ए से, तो टोटल उसका पाथ लेंथ कितना हो गया? ए टू बी प्लस बी टू सी। तो टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। अब देखिए ये वाले एग्जाम्पल में, ये देखो बॉडी ए से डी तक जा रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है? ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक। तो ए से डी तक पहुंचने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो भाई तीनों को जोड़ दो, ए से बी, बी से सी से डी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है। ये सर्कुलर पाथ पे ये बॉडी ए से स्टार्ट कर रहा है और फिर से ए पे आ रहा है। तो अब बात आती है इसका डिस्टेंस कितना? तो इसका डिस्टेंस ए से चला और फिर से ए पर आया। तो ये पूरे की पूरी जो सर्कल की लेंथ थी, सर्कल की लेंथ कितना क्या होती है उसकी? सर्कल की लेंथ जो होती है, सर्कल की लेंथ होती है उसका सरकमफेरेंस। क्या होता है उसका? सरकमफेरेंस, जो कि क्या होता है? 2 पाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड 2 पाई क्या है? वहाँ पे टर्म है जो उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बाकी क्या होता है वो आप मैथ्स में इसे ज़्यादा बेटर स्टडी करोगे। अभी के लिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ या सर्कल इज 2 पाई आर। तो कितना पाथ लेंथ वो ए से ए तक पहुंचने में ट्रैवल करेगा? तो दैट इज 2 पाई आर। अगर इसी तरीके से वो n नंबर ऑफ सर्कल्स या n नंबर ऑफ मूवमेंट करता है वो इसी सर्कुलर पाथ पे, तो क्या हो जाएगा? एक सर्कुलर पाथ की लेंथ को n से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अगर वो ए से चला और कहाँ पहुँचा? बी पे, यहाँ नीचे जस्ट अपोजिट बी पे, तब इसकी पाथ लेंथ क्या होगी? तब इसकी पाथ लेंथ होगी, डिपेंड करेगी कौन से पाथ से आया, वो सीधे आ गया या कर्व से घूम के आया। तो अगर कर्व से घूम के आएगा तो हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस, अगर सीधे आया तो लेंथ ऑफ द डायामीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, क्योंकि डिस्टेंस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ स्टडी करनी होती है एंड दैट इज द पाथ ट्रैवल्ड। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड गिव्स डिस्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, डिस्टेंस की अब बात की, यहाँ पे सर पाथ ट्रैवल्ड की बात कर रहे हैं। तो याद रखना डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है वो होती है मीटर,
ठीक है। जो एसआई यूनिट अगर डिस्टेंस के लिए बात की जाए तो वो क्या है, जो स्टैंडर्ड यूनिट अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस की तो वो क्या है, वो होती है मीटर। इसके अलावा हम लोग किलोमीटर एंड सेंटीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, इवन मिलीमीटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि लेंथ बहुत ज़्यादा है या बहुत छोटी है। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, दैट इज़ मीटर, इसीलिए उसे हम एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो कुछ तो पाथ लेंथ वो ट्रैवल करेगी, इसीलिए हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, तो अगर डिस्टेंस किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज ही ना आ रहा हो, वो जहां उसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट था वो वहीं पे कंटिन्यूसली रहे, टाइम बीतता रहे, ठीक है, तब वो कहलाता है क्या, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और उस केस में ही उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। यानी बॉडी अगर मूव ही ना करे अपनी जगह से तब जाकर डिस्टेंस जीरो होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बात आती है सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, अब ये तो नई चीज़ आ गई, हमने तो सुना भी नहीं है स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, वन इज स्केलर एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर। जिन भी क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे अगर बात की जाए आपसे, आपने दूध वाले से कहा 1 लीटर दूध दे दो, तो 1 लीटर दूध में क्या है, 1 लीटर एक क्वांटिटी है ना, एक मैग्नीट्यूड है उसके पास, 1 लीटर एक क्वांटिटी है, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आप दूध वाले से ये नहीं कहते हो 1 लीटर दूध दे देना ऊपर से नीचे की तरफ, या 1 लीटर दूध दे देना नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। आप ये नहीं कहते हो हमें 1 किलो चीनी चाहिए राइट से लेफ्ट की तरफ, नहीं कहते हो, है ना, बोलो, नहीं कहते हो। आपने कहा कि हमारी बॉडी जो है वर्क कर रही है किसी चीज़ पे, तो वर्क कर रही है तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन वर्क के साथ साथ क्या वहाँ डायरेक्शन बताया जा रहा है, नहीं। वर्क क्या, एक एनर्जी है, जब भी वर्क डन की बात की जाएगी तो वो एक एनर्जी है, तो एनर्जी क्या है, किसी डायरेक्शन में थोड़ी ना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि किसकी, स्केलर क्वांटिटीज़ की, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो सभी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देखिए एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, मास, लीटर, मतलब जो लिक्विड का ये क्वांटिटी है लीटर, ठीक है, ये सभी क्या है, ये जो वॉल्यूम, लीटर मतलब वॉल्यूम, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी की स्केलर क्वांटिटी हैं। वहीं जब हमने बात किया कि एक बॉल को हमने फेंका इधर से उधर, ठीक है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, तो हमने क्या किया, बॉल को फेंकना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका, तो जैसे ही हमने बॉल को फेंका और वो उधर गया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके उधर गया, उधर, तो वो उधर क्या हो गया, वो एक उधर वाली चीज़ डायरेक्शन के साथ आ गई, और वही डायरेक्शन हमें क्या कर दिया, उस डायरेक्शन ने ही हमारे डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट में। क्योंकि जहाँ पर पाथ लेंथ ट्रैवल के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाई, ठीक, मान लो हम ये बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, तो ये जो बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो बॉक्स को किधर पुश कर रहे हैं, या तो आगे की तरफ, या बॉक्स को खींच रहे हैं तो अपने तरफ। तो हमने क्या किया, अगर फोर्स लगाई तो आगे की तरफ, या खींचा तो अपने तरफ, तो जो भी काम हो रहा है, फोर्स लग रही है, वो किसी डायरेक्शन में लग रही है, तो जब डायरेक्शन की बात आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। कि आप जो कर रहे हो, आपकी जो क्वांटिटी है उसके साथ साथ अगर डायरेक्शन भी यूज़ होने लग जाए तो वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, एक
वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा शायद आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, मास, वॉल्यूम, सब कुछ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। जैसे एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आपको ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप बाइफरकेट करो कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग बात डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट याद रखना, अभी हमने बात की ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन आ गया, यानी कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वही पाथ लेंथ ट्रैवल्ड, लेकिन पाथ लेंथ ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मम्मी ने बोला शॉप से जाके सामान ले आओ और शॉप की डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक, अब आपसे 200 मीटर के डिस्टेंस पे दो शॉप्स हैं। मम्मी ने बोला 200 मीटर की दूरी पे शॉप है, वहाँ से सामान ले आओ। आप गए, अब आप कंफ्यूज क्योंकि 200 मीटर की दूरी पे ये भी शॉप आ रही है ये भी आ रही है, कौन सी वाली से मम्मी ने बोला था। तो मम्मी ने बोला बेटा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है शॉप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो शॉप है उससे ही आपको लेके आना है, या उस पर्टिकुलर बंदे की शॉप से आपको लेके आना है। तो मम्मी ने बताया ना कि उस जगह जाना है, उस वाले के यहाँ जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, या बेटा वो जो अपने राइट में जो पड़ती है ना शॉप 200 मीटर पे, वहाँ जाना है। ठीक है, लेफ्ट वाले क्या नहीं जाना है। तो मतलब मम्मी ने बताया आपको कि आपको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जाना है। ठीक है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपने उसको बोला कि अंकल 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे मेरा घर है, आ जाइएगा एयरपोर्ट से। ठीक है, एयरपोर्ट तो इनिशियल पॉइंट हो गया। अब वो मूव करके आएगा आपके घर, तो मोशन है उसके पास तभी आ पाएगा, मोशन से ही आएगा, रेस्ट में तो रह के नहीं आ पाएगा ना, वो वहीं खड़ा रह जाएगा। तो दो चीज़ें हो गई। ठीक, वो आएगा आपके घर तो डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा, तो डिस्टेंस भी समझ में आ गया क्योंकि पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। लेकिन भाई आपने तो बताया 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, अब ज़रूरी है कि 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस वो आपके तरफ आए, वो कहीं और भी तो जा सकता है ना। ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये उधर भी जा सकता है 5 किलोमीटर, इधर भी जा सकता है 5 किलोमीटर, इधर भी जा सकता है। आपका घर सीधे है 5 किलोमीटर, कैसे पता उसको? जब तक आप बताओगे नहीं कि अंकल आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे बिल्कुल आपने, ठीक है, सामने जो रोड जा रही है उसी रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट 5 किलोमीटर्स आएंगे, मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगा, वहीं पे हमारा घर है। तो आपने बोला ना कि बिल्कुल स्ट्रेट एयरपोर्ट से निकलते ही बिल्कुल सामने जो रोड जा रही है उसी रोड पे मेरा घर है 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। डायरेक्शन बताया ना आपने, डायरेक्शन नहीं बताया होता सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कहीं भी चले जा सकते थे, वो डिस्टेंस था। लेकिन जब आपने बोला कि 5 किलोमीटर बिल्कुल सीधे, तो सीधे मतलब डायरेक्शन भी बता दिया, तब वो कन्वर्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन यहीं पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है कि पाथ ट्रैवल्ड के साथ अगर डायरेक्शन जुड़ जाए तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, डेफिनेशन तब कंप्लीट होगी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाएगी। किसकी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो वही पहले वाला एग्जाम्पल, इस बच्चे को यहाँ से सी तक पहुँचना था। ठीक है, इस बच्चे को यहाँ से सी तक पहुँचना था, तो वो ए से बी, बी से सी गया, तो ये तो उसका पाथ ट्रैवल्ड था, यानी उसका डिस्टेंस था। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? अगर वो सीधे ए से सी पे जा सकता, क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन सी, अगर वो ए से सी डायरेक्ट जा सकता तो वो उसकी होती शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। भाई देखो ये डिस्टेंस उसका लॉन्गेस्ट है। शॉर्टेस्ट कैसे? जब आपने बताया कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहां वो खड़ा हुआ है
वहाँ से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बिल्कुल जाए सीधे, तो वो कहाँ पहुँचेगा, सी पे डायरेक्टली पहुँच जाएगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाए तो वो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब भाई आप क्या होता है, कभी आपके घर से आपका पार्क दिखाई देता है जहाँ पे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है। आप सोचते हो अरे यार कौन पैदल जाए, कोई ऐसा रास्ता होता कि हम सीधे यहाँ से अपने पार्क में पहुँच सकते हैं। तो वो सीधे पहुँचने वाली चीज़ क्या थी कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से एक सीधा रास्ता बना दिया जाए, है ना, एक पाथ क्रिएट कर दिया जाए। तो वो सीधा पाथ जो है वो एक डायरेक्शन में होगा और वही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि आप यही सोच के यही तो आपके माइंड में है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए आपको, है ना। आपका घर बहुत गली के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे, यार बाहर से एक सीधी रोड होती है, हम सीधे ऐसे ही चले जाते, इतना लंबा ट्रैवल ना करना पड़ता। तो सीधे जाना मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। दूसरा, ये पर्सन ए से बी गया, बी से सी आया, ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। लेकिन जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो चेंज क्या होगा, ए से बी गया आगे की तरफ, बी से सी गया पीछे की तरफ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी के बीच में क्या हुई, ये बची हुई डिस्टेंस, ये जो बची हुई डिस्टेंस है ए सी, यही उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताई गई, ए से सी के तरफ, ए से सी के तरफ ये जो छोटा सा डिस्टेंस बच रहा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अब बात आती है सर यहाँ पे हमने इसको आगे भेजा तो पॉजिटिव, पीछे लाए तो नेगेटिव क्यों, डिस्टेंस में तो ऐसा नहीं किया, क्यों, क्योंकि बिकॉज डिस्टेंस के केस में हमने टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ की बात की थी, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ए से बी गया, बी से सी आया, तो हमने क्या किया, बिल्कुल जैसे आप नंबर लाइन पे देखते हो ना कि ये हमारा ओरिजिन, ये पूरी की पूरी नंबर लाइन है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, आगे जा रहे हो तो सब पॉजिटिव, पीछे जाओगे तो नेगेटिव। तो वही चीज़, ओरिजिन से स्टार्ट किया, आगे के डायरेक्शन में जब मूव किए तो सब पॉजिटिव लिया, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो सब नेगेटिव लोगे। तो हम करेंगे क्या, आगे गया जितना वो प्लस में लिया, जो पीछे गया जितना वो माइनस में लिया, वो और भी पीछे चला जाता तो भी वो माइनस में लिया जाता, ठीक है। वो अपने ओरिजिन को छोड़ के भी पीछे चला जाता तो भी वो माइनस में, और दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो ही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर ये सर्कुलर पाथ की बात करें, देखिए सर्कुलर पाथ पे ए से स्टार्ट किया, वापस ए पे पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, 2πr। लेकिन जब ए से चला और ए पे पहुंचा तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और वो दोनों अगर सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। यानी किसी भी क्लोज्ड पाथ पे अगर बॉडी कहीं से स्टार्ट करती है और फिर वहीं पहुंच जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर एक बॉडी 10 चक्कर भी लगा ले इसी पॉइंट से पास होकर फिर यहाँ पहुँच जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसका क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, वो क्या होगा, एक सर्किल की लेंथ इनटू जितने नंबर ऑफ रोटेशंस उसने वहाँ पे रेवोल्यूशंस किए हैं। क्लियर है, कोई डाउट इतने में, यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रखा है, ये ए से चला बी पे गया, बी से चला सी पे गया, ठीक है, और सी से फिर वो किसी डी पॉइंट पे पहुँचा, ए से बी, बी से सी, सी से डी पॉइंट पे पहुँचा, ठीक। डी पॉइंट पे पहुँचा तो अब हमसे बात की जाए कि उसका डिस्टेंस कितना है, तो आप सीधी सी बात है सर जितना उसने ट्रैवल किया पूरा डिस्टेंस, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी वो उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक, सबको जोड़ दिया। लेकिन जब बात की गई डिस्प्लेसमेंट की तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो हम सीधे सीधे क्या करें, ए को डी से जोड़ दिया, ए को डी से जोड़ा और उसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ए डी ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस कितना कहाँ से चल के गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि जब भी हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पर भी इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी, इसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होगी, वो मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कर सकते हैं मेजर। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। याद रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर रहा है तो जीरो होगा डिस्टेंस। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो मूवमेंट करने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे फेसबुक पेज का लिंक, हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, दोनों ही आपको गिवन है। वहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं और मेल आईडी भी दी हुई है। आप वहाँ से डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से यूज़फुल लगा हो, यहाँ का कंटेंट अगर आपको चीज़ों को समझाने में हेल्पफुल रहा हो, आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो और आप चाहते हो कि आपको इसी तरीके से हम और ज़्यादा हेल्प करते रहें आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाने में, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको आगे भी इसी तरीके से हम यूज़फुल कंटेंट देते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज़ अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, हम लोग जल्दी ही ICSE, ISC के भी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर कोई उनको भी स्टडी करना चाहता है, उन वीडियोस को भी वॉच करना चाहता है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।